नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की भूमिका का जिक्र किया है। पुलिस के विशेष जांच दल ने सत्र न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में दावा किया है कि तीस्ता सीतलवाड़ 2002 के दंगों के बाद राज्य में बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने के लिए अहमद पटेल के इशारे पर की गई बड़ी साजिश का हिस्सा थी। तीस्ता ने रची थी गुजरात सरकार गिराने की साजिश। एसआईटी ने अहमदाबाद सेशन कोर्ट में दाखिल हलफनामे में किया दावा। 20 साल पहले सोनिया के सचिव अहमद पटेल से लिए थे 30 लाख। 2002 के गुजरात दंगों के बाद एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रची थी। तीस्ता ने इसके लिए सोनिया गांधी के सचिव रहे अहमद पटेल से 30 लाख रुपए लिए थे। गुजरात दंगों में तीस्ता के रोल की जांच कर रही एसआईटी ने अहमदाबाद सेशन कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये दावा किया है। एसआईटी ने एफिडेविट में कहा, तीस्ता के साथ इस साजिश में उस वक्त गुजरात के डीजीपी रहे आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट भी शामिल थे। इन लोगों ने गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। तीस्ता और साथियों को 2 बार मिला फंड। तीस्ता को अहमद पटेल से एक बार 5 लाख रुपए और दूसरी बार 25 लाख रुपए मिले थे। एसआईटी ने जेल में बंद तीस्ता की जमानत याचिका का विरोध भी किया। गुजरात एसआईटी ने तीस्ता को 25 जून को मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी गुजरात दंगों में साजिश रचने के आरोप में हुई। बीजेपी बोली, कांग्रेस की साजिश सामने आई। एसआईटी के खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुजरात दंगे में जिस तरह कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रची, परत दर परत उसकी सच्चाई सामने आ रही है। बहुत सारे सत्य को ये सामने लाती है। इट रिवील्स शॉकिंग ट्रुथ, शॉकिंग फैक्ट्स हैव कम टू द फोर आफ्टर द एसआईटी रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। बहुत स्पष्ट रूप से यह एफिडेविट कहती है कि 30 साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे, वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनैतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। और उनका मंसूबा क्या था? उनका 2 टूक मंसूबा था। दे हैड 2 ऑब्जेक्टिव्स। ये 2 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था डिसमिसल एंड डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द पब्लिकली इलेक्टेड गुजरात गवर्नमेंट। उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सीतलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वाज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ती। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों का सिरे से खंडन करती है। 2002 में सांप्रदायिक नरसंहार रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की अनिच्छा दिखाई थी, उसकी वजह से ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म की याद दिलाई थी। प्रधानमंत्री की राजनीतिक बदले की मशीन उन मरे हुए लोगों को नहीं छोड़ती है जो उनके विरोधी थे। वहीं अहमदाबाद की बापूनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हिम्मत सिंह पटेल ने कहा कि ये सब कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बदनाम करने की कोशिश है। 25 साल से भी ज्यादा समय हो गया, वो हमेशा नाम उन्हीं का लेते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है। राष्ट्रीय लेवल से इस देश के लोगों की भावना उनसे जड़ी है, तो वो कहीं ना कहीं उनको उनके ऊपर कीचड़ उछालने की या उनको कहीं ना कहीं इस तरह से बदनाम करने की साजिश षड्यंत्र करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल झूठी बात है, गलत बात है। और इस देश की जनता जानती है कि वो इस देश के लिए हमेशा एक अपना उन्होंने
विधवा होने के बावजूद भी उन्होंने इस देश की जो भारतीय संस्कृति को जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र में अपने मान सम्मान को और इस देश के गरीबों के लिए जो उन्होंने काम किया है, मैं मानता हूं कि वो महान महिला पर इस तरह का लांछन लगाना वो ठीक नहीं है। राजनीतिक में सत्ता आती और जाती है, सत्ता लाने के लिए और आने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी की प्रतिभा खंडित करना वो इस लोकशाही प्रजातंत्र में ठीक है। बहरहाल अब तक गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सी तलवार, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और डीजीपी आरबी श्री कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। संजीव भट्ट पहले से जेल में है, जबकि तीस्ता और श्री कुमार को अब गिरफ्तार किया गया। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से, जयकरण वर्मा कांग्रेस से, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। अश्विनी जी, ये जो तीस्ता नाम है यहीं से लिया है क्या 30 लाख रुपए, या एसआईटी की जांच में खुलासा हो रहा है, लेकिन ये 30 लाख रुपए का जो जोड़ है वो कहाँ से मिलाया गया है? हालांकि एसआईटी ने रिपोर्ट दी है अपनी। ये 30 और यह ऐसा तो नहीं है अश्विनी जी, ऐसा तो नहीं है कि तीस्ता सीतलवाड़ गई हो वहाँ पे अहमद पटेल के पास, तो उन्होंने पूछा हो कि भाई क्या नाम है आपका, उन्होंने तीस्ता, कि ठीक है फिर आपको 30 ही लाख मिलेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये कैसे 30 का ये रिदम कैसे बना होगा, बताइए जरा थोड़ा। नहीं, अब वो 5 पहले चला गया था, 25 बाद में गया, तो 30 का रिदम बन नहीं पा रहा है। हाँ, क्योंकि 2 पार्ट में था। ये 5 पहले एडवांस था, फिर 30 था। अच्छा। 25, 5, 30 था, जिसका खुलासा एसआईटी ने किया है, माननीय कोर्ट को हलफनामा दिया है। और ये कहीं ना कहीं देखिए, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय सरकार को बदनाम करने के लिए, चूंकि तीस्ता जी कांग्रेस पार्टी से बहुत पुरानी जुड़ी हुई हैं। इनके जो परदादा थे वो नेहरू जी के मित्र भी थे और भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल भी कई सालों तक रहे। तो नेहरू गांधी परिवार के साथ जो इनका वो था तारतम्य था, वो स्थापित था। और उसको साबित करने के लिए कहीं ना कहीं उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती से गुजरात में उभर रही थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी उभर रहे थे, तो किसी तरीके से बदनाम करने की, दबाने की बात की गई। और उसी क्रम में तीस्ता सीतलवाड़ ने, जो कि उस समय बेकसूरों को फंसाने की, इनके ऊपर जो मुकदमा भी चल रहा है वो बेकसूरों को फंसाने के लिए 62 आदमी प्लस माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उसमें, फंसाने की बात इन्होंने किया था। वो ये कर रही थी, तो पीछे से इनको फंडिंग की गई। और एक बार इनके और 1.4 करोड़ का भी एक मुद्दा उठा था इनका। इनके बड़े ही जो चीजें हैं, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लीन चिट दी माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उसके बाद देखिए क्या स्थिति रही। इनकी गिरफ्तारी भी हुई और अब ये कोर्ट में जो है मुकदमा बेल पर है इनके। एसआईटी का गठन हुआ और वो एसआईटी जिसके अधिकारियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सराहा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एसआईटी जो है आज इनके ऊपर ये आरोप लगा रही है। तो अब सोनिया जी इसका जवाब दे कि इन्होंने पैसे दिए थे, नहीं दिए थे। देखिए माननीय प्रवक्ता हमारे जो संबित पात्रा जी हैं, उन्होंने कहा है कि अहमद पटेल साहब तो एकमात्र माध्यम थे, बिना आकाओं के ये सब कुछ हो नहीं सकता। तो सोनिया जी उस समय वो आका थी और आज भी हैं। तो उसका जवाब सोनिया गांधी जी को देना होगा, देश को बताना होगा कि ये पैसे किस लिए दिए गए। ठीक है जयकरण जी, किस लिए दिए गए थे पैसे? सरकार गिराने के लिए? शेखर जी, जिनके हाथ पहले से खून से लाल हो, खून से लथपथ हो, ऐसे लोगों को फंसाने के लिए और उनके व्यक्तित्व को कम या ज्यादा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं, आप ये किसके लिए बोल रहे हैं? नहीं, ये आप किसके लिए बोल रहे हैं? पहले नहीं, मैं पहले स्पष्टीकरण लूंगा। अश्विनी जी, मैं पहले आपसे पहले मैं स्पष्टीकरण लूंगा। किसके लिए बोल रहे हैं बता दीजिए आप। जयकरण जी, किसके लिए बोल रहे हैं ये बता दीजिए। क्या हुआ? किसके लिए बोल रहे हैं आप ये? जयकरण जी, किसके लिए बोल रहे हैं आपके, जिनके हाथ खून से रंगे हों? ये किसके लिए बोल रहे हैं? मैं
मैं कहता हूँ हम्म, कि खून के हाथ आप किसके किसके रंग जो देश में दंगे करवाते हैं, जो देश में लोगों के घर जलाने का काम करते हैं, जिनके राज्य में लाशों पर राजनीति की जाती हो, तो खून के हाथ तो उन्हीं के तले होंगे। नहीं, लाशों पर राजनीति तो पश्चिम बंगाल में भी की जाती है भाई। आप नाम लेके बता दीजिए ताकि अश्विनी जी विरोध कर सके। नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है और माननीय मोदी जी भी जानते हैं कि उनके लिए कौन सा शब्द चुना जाता है। अभी आपने देखा कि सदन में बोलने के लिए कुछ शब्दों को बैन लगा दिया गया। वो इसलिए नहीं, देश की जनता और माननीय मोदी जी बहुत ही काबिल प्रधानमंत्री है हमारे देश के। वो जानते हैं कि देश में हमें किसके नामों में संबोधन किया जाता है। अगर ये कह दिया जाए कि खून की होली कौन खेलता है, तो देश की जनता जान जाती है। ये कह दिया जाए कि गुजरात दंगों का दोषी कौन है, तो लोग जान जाते हैं कि कौन है। आज जिस प्रकार से एक गुजरात दंगों पर उनको क्लीन चिट मिल चुकी है और बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता इस चीज पर न करे। सुप्रीम कोर्ट का ये अनादर होगा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिली थी मान्यवर, और बार बार आप इस चीज को बात कर रहे हैं। गुजरात दंगा कांग्रेस की ये आदत रही है। और अपने राहुल गांधी जब ईडी के पास जाते हैं तो आप लोग धरना देते हैं। सोनिया जी अभी पूछताछ में जाएंगी तो धरना देंगे आप लोग। एक अश्विनी जी के लिए काम कर रहे हैं, अश्विनी जी मिल गया उसको जोर बता रहे हैं आप। अश्विनी जी, एक तो जो आप ये काम चलता रहता है ना आपका, अब एसआईटी ने खुलासा कर दिया है, तो एक बुक ऐसी भी छपवा दिया कीजिए जिसमें से विपक्ष कुछ पढ़ के बोल दे, 2-4 लाइनें उनको भी मिल जाएं। कुछ ऐसा आप भी मटेरियल दिया कीजिए, जैसा आप अपने लिए रखते हैं ऐसा विपक्ष के लिए भी उपलब्ध करवाइए। चंद्रशेखर जी मेरी बात सुनिए। हाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बात पर आप खंडन कर रहे हैं। अरे खुद सुप्रीम कोर्ट, यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब नुपुर शर्मा के बारे में बयान दिया तो यही भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के इस पर भी चलिए नहीं इसका भी मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है। एक बार क्रम पूरा करके मैं आता हूँ आपके पास। अश्विनी जी मैं आपके पास आता हूँ थोड़ा सा। दिलीप यशवर्धन जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? दिलीप यशवर्धन जी, ये क्या पूरा प्रकरण एक बार फिर से उभर आया है? गुजरात में चुनाव हैं और पूरा रिकॉल करने के लिए एक एक चीज़ स्मृतियों में बनी रहे, इसके लिए है या कुछ और है, या वाकई में जो सच है वो सच है? नहीं, ये देखिए, अब तो ये एसआईटी और कोर्ट का मामला है, इसको राजनीति की नज़र से नहीं देखा जा सकता। राजनीति, हालांकि इस देश में हर चीज़ राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ी जरूर होती है, या नहीं जुड़ी होती तो राजनीतिक पार्टियां। मैं दिलीप जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप जी, दरअसल चुनाव से पहले इस तरह के मामले आना कहीं ना कहीं, अब कांग्रेस भी कह रही है कि एक बार विचार किया जाए ये क्या मामला है, और अहमद पटेल का नाम भी उभर के सामने आ रहा है, तो शायद जो व्यक्ति नहीं है वो कहीं ना कहीं पूरी बहस इस पर चल रही है। आप अपना जवाब रख रहे थे। त्रिशूल जी, राजनीति और कानून दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां मुर्दा जमीन में भी दफन होता है या जल चुका होता है, वहां से भी उसको उखाड़ा जाता है। वो रहे न रहे, उसकी यादें जो हैं या उसकी जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व कहीं ना कहीं कानून की प्रक्रिया में और राजनीतिक प्रक्रिया में चलता रहता है। तो अहमद पटेल हैं नहीं है विवाह से मतलब कम है, उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान, उनकी आत्मा को पूरा श्रद्धांजलि। लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया में कहीं उनकी जरूरत होगी, कहीं उनका नाम आएगा तो वो नाम लिया जाएगा, और जब कानूनी प्रक्रिया में वो नाम आएगा तो राजनीति में भी उसका नाम लिया जरूर जाएगा। इस देश में कोई भी घटना होती है तो उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है, और ये घटना तो पूर्णतः राजनीति से जुड़ी हुई है। इस पर कई सालों तक, सालों नहीं बल्कि कई दशकों तक राजनीति हुई है, और आने वाले समय में भी होती रहेगी। जैसे देखिए, नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने उस दंगे में क्लीन चिट दे दी है, लेकिन विपक्ष अभी भी उस बात को लेकर के बैठा है कि मोदी जी उस दंगों के जिम्मेदार थे। अब ये जो आज का मामला है जिस पर एसआईटी और कोर्ट का मामला है, यहाँ राजनीति का
प्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब ये बातें निकल के आई हैं तो चूंकि ये मामला राजनीति और राजनीतिक अपराध से जुड़ा हुआ है और कोर्ट के संज्ञान में है, तो उस पर राजनीति होगी ही होगी। और गुजरात में आने वाले इलेक्शंस हैं, तो उन इलेक्शंस में इन बात को दोनों ही पक्ष भुनाने की कोशिश करेंगे। कोई ये कहे कि उसको अपने फेवर में लेने की कोशिश करेगा कि मृतक आत्मा नहीं है और अब उसको लेकर के ऐसी बातें करी जा रही हैं, कोई उसको कम्युनल रूप दे करके उसको वोट बैंक को खींचने की कोशिश करेगा। तो हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से इस मुद्दे का, इस मामले का अपने पक्ष में लाभ उठाने की कोशिश करेगी। ठीक है अश्विनी जी, क्या लगता है कि इस केस में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने की उस समय तत्कालीन समय में बात सामने आ रही है, क्या लगता है कि वाकई में इस तरह की साजिश ने कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर किया था? चंद्रशेखर जी देखिए, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी और उस समय ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि पूरा देश जो है, पूरा विपक्ष माननीय मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ था कि इन लोगों ने दंगे कराए हैं, इन लोगों ये अपराधी हैं। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात बोला भी, उनको एक संज्ञा दी, लेकिन उसको धीरे धीरे आज भले ही 20 साल हो गए, उस पर से पटाक्षेप हुआ। 2015 में उस पर निर्णय आ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे अब राज खुल रहे हैं उसके कि किसने कहा कौन साजिश किया। ये तो माननीय कोर्ट में जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया, उसके बाद भी देखिए किस तरीके से ये लोग संज्ञा दे रहे हैं। तो उस समय क्या साजिश रही होगी, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उस समय इतनी तेजी से उभर रहे थे माननीय मोदी जी कि कांग्रेस की सरकार वहां पर हटाकर, और अभी तक देखिए तब से अभी तक का ये बना हुआ है क्रम कि वहां पर कांग्रेस की सरकार चिमन भाई पटेल के बाद लौटी नहीं है। और अब मुझे तो नहीं लग रहा है कि आने वाले 2-4 चुनाव में लौटेगी, नहीं लौटेगी, मुझे नहीं लग रहा है कि क्या होना है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन लोगों ने जो साजिशों का क्रम उस समय रखा था, वो साजिशों के क्रम में ये पता था कि ये नेता बहुत तेजी से आगे जाएंगे, कांग्रेस के लिए हानिकारक होंगे। सोनिया जी उस समय एक छत्र राज्य कर रही थी, 2004 में सरकार चली गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उसके बाद मनमोहन सिंह जी आ गए थे। तो तब तक इन लोगों ने जो भी साजिश करना था, 2005 में आकर इन लोगों ने भी कई कमेटियां गठित की। तो उस समय एक अलग अलग उस पर कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ सत्ता में है, ये इसका प्रादुर्भाव इसका न हो जाए, यहाँ से कई प्रदेशों में न बढ़ जाए। तो बहुत सी चीजें थी जो रोकने पर इन लोगों ने बहुत ही घिनौने कृत्य किए, और अब उसका पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। और ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये एजेंसियां कर रही हैं कि 30 लाख किसको दिया गया, 5 लाख किसको दिया गया, 2 करोड़ किसको दिया गया और किस काम के लिए दिया गया। तो सोनिया गांधी का जैसे नाम आया है, क्या आने वाले समय में सोनिया गांधी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं इसमें नाम आ सकता है, जिस तरह जांच में खुलासा हुआ है? देखिए, अगर एसआईटी ने वहां दिया है कि क्यों उनके उस एसआईटी के पास साक्ष्य होंगे। सोनिया जी के खिलाफ तो वैसे ही देखिए केस चल रहा है, अभी 2-4 दिन में उनके जो है बुलाया गया है, ईडी के सामने प्रस्तुत होंगी, तो वो तो पहले से वो है। अब इसमें अगर देखिए एसआईटी ने हलफनामा कोई भी देता है, हम दे आप दे, दिलीप जी को ज्यादा पता होगा। ये हलफनामा देने के बाद उसमें आदमी जो है कोर्ट में बाध्य हो जाता है चीजों को मानने के लिए, क्यों बयान हल्फी उसको कहते हैं, वो जाकर वहां पर अपना बयान देता है कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एसआईटी ने अगर ये हलफनामा दिया है तो बगैर साक्ष्य के नहीं दिया होगा, वो भी कोर्ट में जमा हुआ है, कोई किराएदारी का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, चाहे कहीं और दूसरे जगह नहीं दाखिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य होगा, और अगर किसी के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं सरकारों से मांग करूंगा कि जो वहां सरकार है उस पर जांच कराए। जयकरण जी, देखिए अगर जैसा अश्विनी शाही कह रहे हैं सबूत मिला तो कार्रवाई भी होगी, और ये तो बिल्कुल तर्कसंगत बात भी है। तो अगर सबूत वहाँ पर दिए होंगे हलफनामे में, तो क्या लगता है आपको? लोग सबूत और कोर्ट की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में ना तो कोर्ट की बात को माना, ना तो सबूत की कभी तो उनके। अरे भाई, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? उन्होंने तो नहीं माना या माना, उनको छोड़िए, आप क्या करेंगे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इधर ईडी में पेशी, उधर तीस्ता सी तलवाड़ को 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए का हलफनामा, आप क्या करेंगे भाई? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपके द्वारा प्रश्न कर रहा हूँ। जब हमारे देश में आरडीएक्स
भारी मात्रा में आता है। आज तक इनकी संस्थाएं उसका खुलासा नहीं कर पाई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, एक चाबुक के बल पर के उनको चलाने का काम कर रही है। तो चाहे 30 लाख दिखाओ, चाहे बोल क्यों नहीं रहा है भाई, कोई बोल क्यों नहीं रहा है आगे आके? कब्जा कर लिया है, चाबुक लगा रही है बीजेपी, तो बोल कोई नहीं रहा है आगे? क्या सबका जमीर मर गया है क्या? हम भी तो सवाल पूछ रहे हैं। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? आप मेरी बात पूरी होने नहीं, आप देखिए, मेरी बात सुनिए आप। ये पूरी ब्यूरोक्रेसी, ऐसा लगता है कि पूरा तंत्र भ्रष्ट हो गया है और पूरा तंत्र सब एक ही चीज को मान रहा है। आप मेरा जवाब दीजिए। हाँ। आप मेरा जवाब दीजिए। जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी हमारे सुप्रीम पावर पर, सुप्रीम कोर्ट पर, आपके ही टीवी डिबेट पर, सारे चैनलों पर बैठ करके उसको धिक्कारने का काम करते थे, नीचा दिखाने का काम करते थे, एकदम साक्ष्य है। तब इनके मोदी जी और शाह जी के मुंह में क्या जवाब नहीं थी कि उनको अपने प्रवक्ताओं को रोक ले, अपने नेताओं को रोक ले? जब ये चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे एसआईटी हो, यही इनका हथियार है। जिसको ये चाहते हैं उसको एक तरह से जाल बिछाकर को फंसाने का काम करते हैं। लेकिन ये आज पूरे देश की जनता जानती है कि मोदी और अमित शाह जी एक षड्यंत्र के बदौलत अपनी सरकार बचाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, लोगों की सरकारें गिराना चाहते हैं। जो भी आवाज जिनके भी अंदर इस देश को बचाने की इच्छा होगी, संविधान को बचाने की इच्छा होगी, उसको अमित शाह और मोदी जी इस देश में नहीं देखना चाहते। और उसके लिए हथियार ये प्रयोग ईडी और सीबीआई और इस तरह के चाबुक से कंट्रोल में करना चाहते हैं। अगर तो इसी तरह रहा तो क्या आज जिस सरकार से उन्होंने एक माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने इनको राजधर्म पालन करने के लिए कहा था, तो क्या आज उनकी भी बात गलत है? क्या उन्होंने मोदी जी के कद को कमजोर करने के लिए कहा था? क्या उनकी भी बात को ये गलत मान लेंगे? या जितने भी देश के लोगों ने जो आज मानते हैं कि माननीय मोदी जी की जो छवि है, वो जो छवि है उसको सुधारने के लिए जो तरह तरह के हथकंडे लगा रहे हैं, बचा रहे हैं, लेकिन देश की जनता जानती है कि अमित शाह और माननीय मोदी जी की जो हाथ है, जो उनका दिमाग है, जो उनका इतिहास है, वो बहुत साफ सुथरा नहीं है। ऐसा हमारे देश की जनता जानती है। इसको देश की जनता को गुमराह करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश न करे। आज वो एसआईटी लगा ले, ईडी लगा ले, सीबीआई लगा ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने को नहीं है, डरने को नहीं है। ये शिंदे जैसे लोग को सीबीआई, ईडी और उनके पुलिस के बल पर डरवा सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस इनके भड़कावे में न आने वाली है, न इनसे डरवाने से डरने वाली है। हम जानते हैं कि कांग्रेस के ऊपर गोली भी चलवा सकते हैं, किसी की हत्या भी करवा सकते हैं। इनके इतने षड्यंत्र हैं जो हमारे देश में आतंकवादी घुस जाते हैं, उसका हमारे देश की संस्थाएं पता नहीं लगा पाती है। लेकिन 30 लाख रुपया कैसे आया ये देश के लोग पता लगा लेते हैं, इनके लोग पता लगाते हैं। अब देखिए आप, ये अब आतंकवादी घुस जाते हैं तो ये क्या बीजेपी का काम है क्या? ये आप पुलिस पर और सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं भाई। देश की सुरक्षा करना किसका काम है? जयकर वर्मा का काम है, चंद्रशेखर जी का काम है। कौन इसी देश की सुरक्षा? केंद्र सरकार। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। कुछ दिलीप जी, मैं आऊंगा आपके पास। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी के साथ फोटो खिंचवाते नजर आते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जयकरण जी आते हैं, ठीक है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है जयकरण जी, मैं आऊंगा। अश्विनी जी मैं आऊंगा दिलीप जी आपके पास, लेकिन अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अश्विनी जी। मैं एक बात, अभी हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, बार बार 2-3 बार इन्होंने बोला कि अभी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा। अभी जिस कंटेस्ट में इन्होंने कहा नुपुर शर्मा वाले मामले में, नुपुर शर्मा के मामले में कोर्ट में जो मुकदमा ये गया था कि उनके सारे मुकदमे एक जगह क्लब करके एक शहर में दिल्ली में कर दिए जाए। उसके बियॉन्ड जाकर बेंच ने कुछ न कुछ सवाल किए और कुछ सवाल उठाए, जो भी हुआ। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किया और 3-4 रिटायर्ड जजों ने भी किया, जिनके खिलाफ रजिस्ट्रार को शिकायत की गई कि इन माननीय जजों ने इनके बेंच के खिलाफ कुछ बोला है।
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है और इस पर कभी भी ये जो विरोध है वो किसी बेंच का और किसी सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं है, ये किसी एक ऐसी बात का विरोध है कि जो वहां पर ठहरता नहीं है, ये विरोध किया जा सकता है। ये आप पूरा उसकी बायलाइन में से नहीं उस साइड से बोल पा रहा हूँ क्या उन्होंने कहा, लेकिन उसका सार ये है कि ये कहा जा सकता है। तो उस पर बार बार प्रश्न उठाना हमारे मित्र को जो है शोभा नहीं देता कि हमने नुपुर शर्मा के उसमें क्या कहा और हम लोगों ने सारे प्रवक्ता बैठकर क्या कह रहे थे, क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का उस पर बयान आ चुका है। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, एक सवाल बड़ा गहरा है कि चाहे बीजेपी के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हों, जब जहां जो विपक्ष में रहता है वो सीधा तंत्र के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है कि सब एकदम पूरा सत्ता के साथ हो गए। क्या वाकई में ऐसा होता होगा? सब बिल्कुल 100% ऐसा हो जाता होगा कि किसी का जमीर जिंदा नहीं रहता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बार को अगर ये मान भी लीजिए कि जो सरकारी तंत्र हैं या सरकारी एजेंसीज हैं और तो वो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार के अधीनस्थ ही रहती है। सरकार के प्रभाव में मान लीजिए वो सरकार के फेवर में काम कर भी देती है, तो कोर्ट तो सरकार के अधीनस्थ नहीं होती हैं, कोर्ट तो सरकार के प्रभाव में काम नहीं करती हैं। और कोई भी मामला वो किसी भी एजेंसी के द्वारा हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, रेवेन्यू एजेंसी हो, इन सब के द्वारा दिए गए फैसले और किए गए इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोर्ट बैठा हुआ है और कोर्ट जाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। उसके लिए किसी को कहीं कोई मनाही नहीं है। और कोर्ट के लिए सरकार और जो पिटिशनर होता है, जो वादी और प्रतिवादी होते हैं, वो एक ही तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। उनकी नजर में कोई सरकार और कोई आम आदमी नहीं है, वो दोनों लोगों को एक पक्ष की तरह ट्रीट करते हैं। और जो पक्ष अपनी बातों को एविडेंसेस के बिहाफ पर, साक्ष्यों के आधार पर, कानून की बाउंड्रीज के अंतर्गत सिद्ध कर ले जाता है, कोर्ट उसके हक में फैसला दे देती है। तो एक बार को विपक्ष का ये कहना कि यहाँ सब सीबीआई और ईडी, ये इनकम टैक्स, ये सरकार के इशारे पे काम करती हैं, तो अगर वो ये मानते हैं कि उनकी बातों में बल है, तो वो बल इस कारण से भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 से 8 सालों से इस देश में सत्ता चला रही है। उसके पहले बहुतायत कांग्रेस ने चलाई। तो इसका मतलब अगर 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों पर अपना प्रभाव डलवा के काम करा सकती है, तो दशकों तक काम राज करने के बाद कांग्रेस ने भी ये काम जरूर किया होगा। तभी वो इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि साहब सत्ता का मिसयूज करके इन एजेंसियों के ऊपर हावी होकर के सरकारें अपने मनमानी काम करा रही हैं। और ये काफी हद तक कहीं ना कहीं सत्य होता भी है। उसका दूसरा कारण है कि जो भी एजेंसी, जो सरकार के अधीनस्थ एजेंसियां हैं, वो सरकार के प्रभाव में ही काम करेंगी, विपक्ष के प्रभाव में काम नहीं करेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो वो काम कर रही हैं, वो काम कानून के दायरे में है या नहीं है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए हमारी अदालतें बैठी हैं। आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हुई है, कहीं पर जो है एक तरफा चली गई है, कहीं पर किसी को फेवर कर दिया गया है, या सरकार के प्रभाव में कोई चीज छुपा ली गई है या बढ़ा दी गई है, तो वो सारी बातें जो भी एजेंसियां अपनी रिपोर्ट में देती, जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है, वो फाइनल रिपोर्ट खाली शब्दों पे आधारित नहीं होती है, वो साक्ष्यों पे आधारित होती है। वो साक्ष्य सही है या नहीं है, उनको चैलेंज करने का आपको पूरा अधिकार होता है। तो जहां आपको लगता है कि गलत हो रहा है, वहां अदालत चले जाइए। निचली अदालत से लेकर के सर्वोच्चतम न्यायालय तक आपके लिए खुली हुई है। आप जाइए, सिंगल बेंच में नहीं जाते हैं, डबल बेंच जाइए, फुल बेंच की रिक्वेस्ट कर लीजिए। जितना भी कानून में लिबर्टी है वो सब आपको मिलेगी। उसके बाद भी अगर आप अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपकी सारी बातें निरर्थक मानी जाएंगी। जयकरण जी, सुन लिया होगा आपने दिलीप यशवर्धन जी को। मैं भाई की आवाज में थोड़ा से पता नहीं कैसे आज जहाँ हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, सही से सुन नहीं पा रहा था इनकी आवाज। जयकरण जी, आप ये कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन एसआईटी ने जो हलफनामा दर्ज किया है, क्या आपको लगता नहीं है कि बिना साक्ष्य के ही दर्ज कर दिया होगा? चंद्रशेखर जी, मैं ये बात कहने में हंसी आ रही है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे देश की यही एसआईटी हो, चाहे इनके जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो काम नहीं कर पाती जो इस देश के लिए जरूरी है। आज
आज मैं बार बार कह रहा हूं कि मान लीजिए कांग्रेस मोदी को बदनाम करना चाहती है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे सर्वमान्य नेता भी अटल को नहीं देखना चाहते थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी जी के कद से परेशान थे? क्या उनकी बात भी ये लोग नहीं मानेंगे? और इतना गिरा काम, इतना झूठा काम कांग्रेस पार्टी कभी चंद्रशेखर जी नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। इस देश को सजाने और संवारने में उसने अपना बहुत बलिदान दिया है, तो किसी का वो बलिदान लेना नहीं चाहती। इस देश के लिए जिस परिवार ने बलिदान दिया हो, उसके कभी हाथ से, उसके कभी मन से, कभी विचार से ऐसी छोटी और घृणित बात उसके मन में नहीं आ सकती। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो अच्छे लोगों को बर्बाद करें, अच्छे लोगों को बदनाम करें, जिससे उनकी जो छवि है, जो लोगों के दिमाग में एक कह लीजिए अच्छी छवि नहीं, उसको अच्छा बनाने के लिए दूसरों को बदनाम करके अपने नाम को उभारना, ये बहुत गंदी और नीच राजनीति होगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। ये मतलब कांग्रेस ने कोई घृणित काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया, ये आपातकाल नहीं था, ऐसा काम अलोकतांत्रिक नहीं था, और बहुत सारे उदाहरण हैं। नहीं, और सुनिए दिलीप यशवर्धन जी ये भी कह रहे थे कि जब आप एजेंसियों पर उंगली उठाते हैं तो बीजेपी से ज्यादा अनुभव आपके पास है, कैसे किसका उपयोग किया जाता है सत्ता में रहकर और कैसे किसका दुरुपयोग किया जाता है। नहीं, दिलीप जी की बात मैं सुन नहीं पाया, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। दिलीप जी, मेरे पास कोई टीवी चैनल का मैं मालिक नहीं हूँ, लेकिन आपके द्वारा, ना मैं पत्रकार हूं, लेकिन आपके द्वारा टीवी देख करके जयकरण वर्मा इतना समझ सकते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। झूठा प्रचार दिखा रहे हैं कि अच्छा दिखा रहे हैं, गोदी मीडिया बनकर काम कर रहे हैं कि देश के लिए काम कर रहे हैं, इतना तो हमारे जैसे लोग समझ सकते हैं ना। ये अच्छी बात है, ये इतना मैं मान सकता हूं। मैं गांव में रहता हूं, किसान परिवार से रहता हूं, चंद्रशेखर जैसी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं अनभिज्ञ भी नहीं हूं कि चैनल पर क्या दिखाया जा रहा है। तो इसलिए ईडी, सीबीआई और इनके जो पुलिस है, ये क्या करती है देश दुनिया से छुपी नहीं, इतना जनता जानकार है। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में इनके एक भी नेता सामने आए क्या? नहीं आए। जब तक सरकार बन नहीं गई, गिरा नहीं दी गई, जब तक सारे मामले सेट नहीं हो गए, हवाई जहाज से, प्राइवेट हवाई जहाज से एक दूसरे मोदी के यहाँ, शाह जी के यहाँ इनके लोग आते जाते रहे। अब मैं ये कह दूं कि क्या इसमें मोदी जी को जानकारी नहीं है, कि शाह जी को जानकारी नहीं है सरकार बनाने, बिगाड़ने, धन देने लेने में? और जितने 5-7 विधायक तो चिन्हित हैं कि उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस है, उनके गिरेबान खतरे में है, वो जकड़े हुए हैं, तो उससे बचना है तो फिर शाह जी के शरण में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो इतना पूरा देश जानता है कि षड्यंत्र पे कर सकता है। तो आज के डेट में मोदी और उनके चाणक अमित शाह से ज्यादा सफल चक्रव्यूह कोई नहीं रख सकता। तो वो चाहे देश बर्बाद हो जाए, चाहे रहे, इनको सत्ता चाहिए, तो इनको अपने विरोधियों का समाप्ति चाहिए। तो एक दिन क्या लगता है आपको, एक दिन राहुल गांधी भी डर जाएंगे? राहुल गांधी को डराने की हिम्मत आप कह रहे हैं नहीं है, क्योंकि आप ही कह रहे हैं अभी सब डर चुके हैं, डर गए हैं। राहुल गांधी हैं, चंद्रशेखर जी, राहुल गांधी बनना ये भाजपा में किसी के पास ये है भी नहीं, हिम्मत नहीं, भाजपा में किसी की बस की बात नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी वो राहुल गांधी जिसके परिवार ने, जिसके बाप दादा ने इस देश के लिए कुर्बानी दी हो, वो राहुल गांधी जो आज भी इस देश को संवारने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हो। और वो मोदी और वो अमित शाह जो इस देश में सत्ता पाने के लिए इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हो, उनसे राहुल गांधी की तुलना करके हमारे नेता का कद छोटा चंद्रशेखर जी मत कीजिए। किसी अच्छे नेता से तुलना करेंगे तो आपकी बात से आज कोई जरूरत है या नहीं है, लेकिन आप जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जरूरत है कांग्रेस को। और जो सोनिया गांधी ने कहा कि कर्ज चुकाने का समय आ गया है, आप जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। जयकरण जी, अश्विनी शाही जी, सुन लिया आपने, सुन लिया। आपके किसी भी नेता से वो तुलना भी नहीं करने देना चाहते, समझ रहे हैं आप बात को?
एकदम एकदम सही है। ईश्वर करे कि ये महानुभाव कांग्रेस में ही रहे, क्योंकि वो जाएंगे नहीं, भाजपा में उनकी आवश्यकता भी नहीं है, न भाजपा के किसी को उनके लायक बनना भी है। आज मूल वस्तु पर मैं आता हूं। जयकरण जी जो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी को बदनाम करने की, किसी की। एक फिरोज खान पठान करके एक पकड़ा गया था वहां पर, उसने बयान में कहा था कि आईडीबीआई बैंक में 63 लाख रुपए जमा किया यूपीए सरकार ने और यूनियन बैंक में 88 लाख रुपए जमा किया। ये लिखा पढ़ी में है, कहीं मैंने कुछ नहीं कहा, ये बयान आया था। उसके बाद अभी तीस्ता सी तलवार जब गिरफ्तार हुई तो कुछ प्रदर्शन हुए कुछ जगहों पर, तो उस प्रदर्शन में जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ, उसमें कांग्रेस के 2 नेता गए, एक अभी प्रवक्ता बनाए गए हैं और एक जो है अजय माकन जी। अजय माकन जी ने वहां भाषण में क्या कहा कि मैं तीस्ता सी कांग्रेस पार्टी, मैं मतलब कांग्रेस पार्टी तीस्ता सी तलवार के साथ है, और पूर्व जो डीजी थे श्री कुमार, क्या नाम था उनका, श्री कुमार के साथ है, और दूसरे एक आईपीएस संजीव भट्ट जो जेल में है, कांग्रेस पार्टी इनके साथ है। अब अगर ये लोग बंद हैं जेल में किसी जुर्म में, आरोप में, तो कांग्रेस क्यों इनके साथ है? आज अभी हमारे भाई वर्मा जी कह रहे हैं इस चीज को कि कांग्रेस को इसकी आवश्यकता नहीं है, और इनके नेता बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि उनको मोदी विरोध करना है कि किस तरीके से हम, कौन मोदी जी का विरोधी आए, उनको अपने साथ जो है हम चिपका कर आगे बढ़े, जिससे कि कहीं ना कहीं एक रास्ता मिल सके। हरेन पांड्या जी की एक हत्या हुई थी, उनके पिताजी को विरोध करने के लिए लेकर आना चाहती थी तीस्ता सी तलवार अपने एनजीओ में। एक हलफनामा उन्होंने बनवाया था जिसमें पिछले डेट से उस पर दस्तखत करने से उन्होंने मना कर दिया विठल भाई पांड्या ने। ये सब साजिश उस समय से रची जा रही थी, और आज अब जयकरण जी को कोई दिखता ही नहीं है। जयकरण जी को ये लग रहा है कि कांग्रेस एकदम पाक साफ है, तो ये ऐसा उचित नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को डेंट करने की बात, चाहे वो राजनीतिक रूप से रहा हो या व्यक्तिगत रूप से रहा हो, जिसकी शुरुआत अभी इन्होंने खून से रंगे हाथ की बात करके की है, क्योंकि ये कांग्रेस की परिपाटी रही है कि बोलना है। इन्होंने किसी भी एजेंसी पर, जिसको अभी हमारे दिलीप जी ने इसको उठाया कि सारी एजेंसियां, आपने भी कहा कि सारी एजेंसियां थोड़े बिकाऊ हैं। अरे भाई ईडी आपने बनाया, उस पर आपको भरोसा नहीं, चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, सीबीआई पर भरोसा नहीं है, अब एसआईटी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है उस पर भी भरोसा नहीं। तो भरोसा किस पर करेंगे? इटली पर करेंगे, चाइना पर करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? और वो आपके महान नेता जो राहुल गांधी जी हैं, वो उनके बाद ईश्वर ने सांचा तोड़ दिया था, वो दूसरा मॉडल कहीं नहीं है। वो आपको मुबारक हो और आप लोग उनके नेतृत्व में फूले फले। हाँ, ये बात जरूर मैं सहमत हूं त्रिशूल जी की बात से, या आप जैसे उत्साही कार्यकर्ता की आवश्यकता है कांग्रेस को। जो कर चुकाना है सोनिया जी को, आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए आपके नंबर जरूर बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर जी बहुत सही, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बात कर रहे थे, संजीव भट्ट की बात कर रहे थे। हमारे देश के वो तमाम आतंकवादी चले गए, छूट गए, बहुत भ्रष्टाचारी बड़े बड़े छूट गए, नीरव मोदी टाइटल लगाकर लोग हमारे देश से भाग गए, मोदी जी का नाम के फायदा लेकर चले गए। प्रज्ञा ठाकुर जैसे सांसद को मोदी जी ने मंच से कहने का काम किया कि मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। आप बात कैसी कर रहे हैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी, जब मोदी जी ने कहा कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, और आज उनकी दिन प्रतिदिन पार्टी में कौन सी जगह हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। आपके कथनी और करनी में यही अंतर है। आपने कहा ईडी आपने बनाया, सीबीआई आपने बनाया, ये बनाया, मैं कहता हूं एयरपोर्ट आप हमने बनाया, संस्थानें हमने बनाई, लेकिन आपके बेचने के लिए नहीं बनाया था, इस देश को बढ़ाने के लिए बनाया था। आज दुख इसी बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी बनाया है, सजाया संवारने का काम किया है, इस देश के भविष्य के लिए बनाया है।
कि ताकि हमारा देश तरक्की करे। लेकिन दुख की बात यह है कि माननीय मोदी जी अपने कार्यकाल में हमारे देश के हर वो चीज को बेच देना चाहते हैं, हर उस चीज को बर्बाद कर देना चाहते हैं जो हमारे देश की पहचान है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ने का काम वैसे करेगा। जयकरण तो जी, भारतीय आपको जनता मैं पार्टी के एक बात नेता बताऊं, इतना समझना जयकरण जी चाहिए। देखिए, मुझे ये एक बात आपको मैं बता देता हूं कि हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन ने जो 1.25 लाख एकड़ ज़मीन काटी थी दिल्ली के लिए, उसमें एक बार आप देखना कि गांधी परिवार के जो प्रतिष्ठान है, जो संस्थान है, उनका कितना हिस्सा है और बाकी का कितना हिस्सा है। एक बार आप जरा जानकारी लीजिएगा किसी से। अरे त्रिशूल जी याद दिला दिया, मैं जयकरण जी को इसी में एक लाइन जोड़ दूं। भाड़ा तक तो ये लोग देते नहीं है, वहां जो हिस्सा है उसकी बात, जिसमें रहते हैं उसका भाड़ा नहीं देती है सोनिया जी। सोनिया जी के सचिव जिसमें रहते हैं विसेंट जॉर्ज, उसका भाड़ा नहीं दिया हुआ है। तो देश के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। और एक बात और एक लाइन कहूंगा, चिमन भाई पटेल आपके लाने वाले को आप भाड़ा दें, आपको मुबारक। मैं किसी भी ऐसे लोगों को भाड़ा और या ऐसे संबंध हमारी पार्टी नहीं रखना चाहती। सरकार को भाई गाड़ी उपलब्ध कराते हैं क्या? सरकार को नहीं दे रहे हैं भाड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा जयकरण जी। दिलीप यशवर्धन जी, जितनी मासूमियत से जयकरण वर्मा जी ये बता रहे हैं कि कोई अपराध नहीं है, निरपराध ही फंसाया जा रहा है, और बिल्कुल बीजेपी जो कर रही है वो अत्याचार कर रही है सरकार में रहकर, और कांग्रेस ने नई उपमाएं प्रतिमान गढ़ने का काम किया और नए आयाम विकसित करने का काम किया। क्या वाकई में ऐसा है क्या? क्या कान बंद कर लिए क्या आपने कान बंद कर लिए क्या? नहीं, मैं कान बंद करके आपकी बातों को और ध्यान से सुन रहा था। त्रिशूल जी, ये एक प्रेसिडेंस है, ये एक प्रथा है इस देश की। इस देश की नहीं, हर देश की है कि जो सत्ता होती है वो हमेशा कातिल होती है और जो विपक्ष होता है वो हमेशा बेचारा होता है। यही हाल कभी भारतीय जनता पार्टी का भी था इस देश में, जब कांग्रेस नहीं, इस बार का सत्ता पक्ष दिलीप जी कातिल भी है और काबिल भी है। ये मुसीबत हो गई है। मैं काबिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काबिल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कातिल की बात कर रहा हूँ। कातिल मारने वाला, कातिल की बात मत करिए। नहीं, ये सब हटा दिया जाएगा आप पर मुकदमा भी होगा। नहीं, हम मुकदमे की चिंता नहीं है, हम तो सवाल पूछते रहेंगे। अश्विनी शाही जी को खूब आड़े हाथों लेने का दम रखते हैं हम डरते वरते नहीं है जयकरण जी। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। कम से कम हम डरते वरते नहीं है किसी से नहीं डर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा। हाँ जी दिलीप जी, हमें तो लगा जयकरण जी हम लोगों के खिलाफ FIR लिखवाने जा रहे हैं, तो मैं रुक गया चुपचाप, बोला नहीं कि ऐसा ना हो। दिलीप जी, एक बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल कर तो देखिए। हम भाई सुनिए जयकरण जी पास एक नहीं सैकड़ों मुकदमे। जयकरण जी सुनिए बात, आपको सुनिए, मैं डिबेट तो कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको अश्विनी शाही जी से पूछवा देता हूं एक बार। और ये दिलीप यशवर्धन जी बैठे हैं, अश्विनी जी से खूब सवाल पूछते हैं हम। आप बैठाए किस लिए है? सवाल पूछने के लिए बैठाए हैं, तो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। उसमें कौन इनका कोई झंडा लेके भागेंगे क्या? बीजेपी का झंडा लेके भागे क्या? बताइए, आप कैसी बात कर रहे हैं आप दिलीप यशवर्धन जी? सवाल दोहराइए त्रिशूल जी। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो इतनी मासूमियत से जयकरण वर्मा जी ने कहा कि भाई कांग्रेस ने जो किया, प्रतिमान गढ़े, नए आयाम विकसित किए, और जो बीजेपी कर रही है सिर्फ बदले की राजनीति कर रही है, सिर्फ हिंसा पे उतारू है, सिर्फ बदले की भावना से काम कर रही है। क्या वाकई में ऐसा है क्या? आप कान बंद कीजिएगा, पिछली बार आपने कान बंद कर लिए थे मैंने जब कहा था तो। नहीं, मैं अपनी बात को दोबारा से शुरू करता हूँ। मैंने कहा कि ये प्रथा है इस देश की और हर देश की, कि जो सत्ता पे होता है वो कातिल होता है, मतलब कि वो सताने वाला होता है, वो लोगों को दबाता है, और जो विपक्ष होता है वो हमेशा बेचारा होता है। ये हर देश की प्रथा है। यही हाल कभी भारतीय जनता पार्टी का था, जब कांग्रेस सत्ता में थी और प्रचंड सत्ता में थी, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि कांग्रेस जो कर रही है वो गलत कर रही है, और विपक्ष हमेशा सही राह दिखाता है इस देश को, या सही राह दिखा सकता है, और ऐसा होता भी है, तभी सरकारें पलटती हैं।
जनता को भी ऐसा लगता है जब सत्ता गलत कर रही है और विपक्ष अच्छा कर सकती है तभी सत्ता का परिवर्तन होता है। तो कांग्रेस से सत्ता परिवर्तन होकर भारतीय जनता पार्टी के पास आई, इसका ये मतलब है कि कांग्रेस गलत कर रही थी और लोगों को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें थी, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दे दी। अब जिस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पलट जाएगी उस बार आप ये समझ लीजिएगा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी से ऊब करके ये उम्मीद करके कि कांग्रेस या भविष्य में जो भी पार्टी रह जाएगी इस देश में जो विपक्ष के रूप में मजबूत उभर के आ पाएगी, उसको सत्ता की कमान इसलिए दे दी कि अब शायद ये देश का भला कर पाए। ये जो जनता, ये जो जनतंत्र नामक चीज है हमारे देश में, ये पेंडुलम की तरह इसी तरीके से इधर उधर डोला करता है और वो डोलता ही रहता है। कभी विपक्ष की तरफ से किक पड़ती है तो वो सत्ता की तरफ भागता है, फिर सत्ता की तरफ से किक पड़ती है तो वो विपक्ष की तरफ भागता है। उसकी स्टेबिलिटी कहीं नहीं आ पाती है और वो जो उम्मीदें लेकर के वाकई में सरकारें बनाता है, एक तबका है स्पेशली जो मिडिल क्लास तबका है, वो मिडिल क्लास तबका कभी भी सरकारों से संतुष्ट नहीं हो पाता है क्योंकि वास्तव में सरकारें, कोई भी सरकार मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ नहीं करती। ठीक है, अश्विनी शाही जी, जी क्या लगता है कि चुनाव से पहले एक और हलफनामा दायर होगा और बड़े नाम कांग्रेस के सम्मिलित हो सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। अब ये संस्थाओं का काम है और जो बड़े नाम है वो तो खुद कटघरे में खड़े हैं। एक जने जाकर देखिए कितने दिन जो है वहां पर अपने ईडी के सामने सुबह से शाम तक सवाल दुरुस्त पढ़ के आते थे, उसके बाद सवाल दुरुस्त करने में टाइम लगाकर 10-10 घंटा पूछताछ करते थे और बाहर ये लोग हंगामा मचाते थे। और अभी मैडम भी जाने वाली, जब कटघरे में वो लोग तो खड़े ही हैं। अगर जो पाप करेगा उसके खिलाफ सजा मुकर्रर की जाएगी, उसके लिए विभाग नियत है। तो ये संस्थाओं का काम है, हमको संस्थाओं पर भरोसा है, चाहे माननीय कोर्ट हो या हमारे साथ जो सीबीआई, ईडी, चाहे जो भी हो। मैंने एक दिन और कहा था कि जो लोग ये लोग कहते हैं सीबीआई, ईडी के से आप लोग डराते हैं, मैं तो कहता हूं कि दिलीप जी बैठे हैं, जयकरण जी बैठे हैं, आप हैं, सीबीआई, ईडी ने हमारे खिलाफ कुछ किया? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम चोर नहीं हैं। हमारे खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अब राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ हो रहा है तो कुछ किया है उन्होंने, तो हो रहा है उनके खिलाफ। जयकरण वर्मा के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? सीबीआई, ईडी क्यों नहीं इनकी छापा डाल रही है? ये संस्थाओं पर भरोसा कर जारी रखिए। संस्थाएं, सरकारें आती जाती रहेंगी, संस्थाएं वहीं रहेंगी, चाहे कोई भी संस्था हो, आपने बनाया, हमने बनाया, देश की संस्था है, उसको उसके ऊपर कभी भी उंगली मत खड़ा कीजिए, उसको काम करने दीजिए। और आज जब आप जा रहे हैं तो आप बयान दीजिए, अपने बयान नोट कराइए, वहां पर बरी होकर आप आ जाइए। उसके बाद सरकारों के ऊपर आप कहिए कि नहीं सरकारें जो है हमारे साथ ये गलत हो गया, सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। संस्थाओं पर उंगली मत उठाइए, संस्थाओं का इकबाल बुलंद रहने दीजिए। और जब जो पीड़ित होता है, कांग्रेस की तरह जो पीड़ित होता है, एक तो पीड़ा इनको जनता ने दे दिया है, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जो है आज 50 सीट के आसपास ये लोग आ गए हैं, तो समस्या उधर भी है। दूसरी तरफ समस्या ये है कि चारों तरफ खाते खुल रहे हैं। भाई यहाँ पर हुआ है 30 लाख वहां दिया गया, अब उनको पद्मश्री दिया गया था, कौन सा उनका योगदान देश में क्या हो गया, उनको पद्मश्री दे दिया गया। नानी पालिका वाले वो पालकी वाला अवार्ड भी दिया गया, सारे अवार्ड से नवाजे गए उनको। आज देखिए कांग्रेस की स्थिति वो हो चुकी है त्रिशूल जी कि कांग्रेस जो अपने कुकर्म करके पीछे आई है, वो अब कुकर्म का घड़ा जब फूटा था तो धीरे धीरे उसे पाप निकल के आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ मैं, आप ही का जवाब दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, जवाब आपका छूटेगा। आज जो कांग्रेसी लोग जिस तरीके से हैं, अपनी चीजों को जो गलत है वो मान ले, नहीं गलत है तो सामना करे संस्थाओं का। उसमें न भाजपा का कहीं दोष है और न किसी दल का कोई दोष है, वो संस्थाओं का काम है, अपना संस्थाएं काम करती हैं। आपको जो करना था आपने 20 साल पहले वो करने की पूरी कोशिश की। जी ठीक है, जयकरण शेखर जी। हाँ, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि संस्थाओं पर उंगली न उठाओ। हम उंगली उठाएंगे नहीं, हम उठाने वाले होते कौन हैं? क्योंकि जिन संस्थानों को, जिस देश को हमारी पार्टी ने सजाने संवारने का काम किया, उस पर मैं
नहीं कुछ कर सकता। लेकिन आपसे इतना निवेदन है कि आपकी पार्टी से मेरा इतना निवेदन है कि आप भी उन संस्थानों को बर्बाद मत कीजिए, आप इस देश को बेचने का काम मत कीजिए। अगर जो बेचना ही है मोदी जी को, शाह जी को, तो कुछ देश में बनाने का काम करें। जिन संस्थानों पर आज देश की जनता से विश्वास उठता जा रहा है, आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा है कि क्या हश्र होगा हमारा? अभी चंद्रशेखर जी श्रीलंका उदाहरण है, आप देख लीजिए। मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र राजपक्षे जी, आज क्या हश्र हो रहा है? वहां प्रधानमंत्री कार्यालय पर जनता खाना खा रही, बेड पर पहुंच रही, तालाब में नहा रही है, पूरा कब्जा कर लिया जनता ने, राष्ट्रपति भवन पर कर लिया जनता ने। अगर जो हमारी संस्थानें ऐसे कमजोर होती रहेंगी, उनके अस्तित्व को कोई कमजोर नहीं हो रहा है, ये गलतफहमी निकाल दीजिए, एकदम गलतफहमी निकाल दीजिए। कोई कमजोर नहीं हो रहा है। और श्रीलंका से भारत की तुलना मत करिए, आप लोग मत करिए श्रीलंका से भारत की तुलना। ठीक है, बहुत तुलना कर चुके आप लोग, खुशहाली में भी तुलना करते थे आप खुशहाली में भी तुलना करते थे कि श्रीलंका बड़ा खुशहाल है, हिंदुस्तान खुशहाल नहीं है। अभी आपने अग्निवीर पर देखा, आपने एक ऐसा निर्णय लिया हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर देने का काम किया। वही नौजवान लाइन लगाए हो, आज आकर देखिए इस तरीके तो से सभी 70,000 लोग आए हैं। पर आके फिर भी आपकी आंख नहीं खुलती है। आप कौन सा काम करना चाहते हो? रेलवे को बेच दिया आपने, एयरपोर्ट को बेच दिया आपने। आज तो यह दिन आ गया कि आप सुप्रीम कोर्ट भी कमजोर करना चाहते हो। अभी 2 दिन पहले तक नुपुर शर्मा के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो तौहीनी की है सुप्रीम कोर्ट की, जो जीवन में मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन धिक्कार है आपकी सोच पर, आपकी पार्टी की रीत नीति पर, कि आपकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। आप आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचाने में ही अच्छे लगते हो, आप इस देश को बेचते हो तो फिर अच्छे लगते हो। आप अडानी, अंबानी और मोदी साथ 4 लोग हैं, तो हम दो, हमारे दो, यही 2 लोग इस देश में राज करना चाहते हैं। इसके अलावा ना मोदी जी को देश से मतलब है कि वो रहेगा या बर्बाद हो जाएगा। इसलिए माननीय मोदी जी, हमारे देश को श्रीलंका की तरफ मत ले जाइए। हमारा देश संविधान से चलने दीजिए, भाईचारा जिंदा रखने दीजिए, हमारे देश को बर्बाद मत कीजिए। मैं बार बार हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जो अपील आपने किया, मैं एक अपील आपसे भी कर रहा हूँ। अश्विनी जी, समय समाप्त हो रहा है, एक अपील मैं आपसे भी कर रहा हूँ। विपक्ष के सभी सांसदों से ये कहिएगा कि जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है और जो 1 महीने चलेगा, उसमें सभी विपक्ष के सांसद वहाँ रहें और जो जनता की जो समस्याएं उनको उठाएं। ऐसा नहीं कि कोई सो रहा हो, कोई नहीं पहुँच रहा हो। ये मेरी आपसे अपील है, ये आपकी जिम्मेदारी है विपक्ष की, ठीक है? नहीं तो फिर बीजेपी और ये सत्ता निकाल के देगी कौन पहुंचा और कौन नहीं पहुंचा। समय समाप्त हो रहा है। अश्विनी शाही जी, जयकरण जी, दिलीप यशवर्धन जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। विपक्ष बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा रहा है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है जो उसे निभानी चाहिए। अब ऐसे में नया हलफनामा कोई दायर होता है गुजरात चुनाव से पहले, तो असर दिल्ली तक कितना होगा ये देखने वाली बात है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।